नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते, वरिष्ठ पत्रकार ऋतु मिश्रा जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है, वहीं वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राकेश जी, सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी, वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं, प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि पर रोक लगी थी 2 साल से, वो अब हटा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को अब इसका लाभ मिलने वाला है, कैसे देखते हैं आप? राकेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रितु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रितु जी, आपसे लेना चाहूंगी, बड़ी राहत यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को मिलते दिखाई दे रही है, कैसे देखती हैं आप? हाँ, ये पिछले टाइम से ये रुका हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2020 को ये मिलना था बकाया इनका, लेकिन अभी 2 साल से इस पे रोक लगी हुई थी और जो ये मिलने वाला है तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि इस टाइम पे जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त जो राशि का भार आएगा सरकार पे, उस तरह से भी उसको देखा जा सकता है। हालांकि कर्मचारियों के नजरिए से देखा जाए तो ये उनका हक है, उनका वेतन जो है, उनकी वेतन वृद्धि का जो मामला है वो उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक होता है। लेकिन ये वाले इस वक्त पे जब 1 जुलाई को उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो ये होता है कि प्रदेश में इसके लिए जो कुछ अतिरिक्त जो बढ़ोतरी जो खर्च होगा वो अतिरिक्त वेतन, अतिरिक्त वृद्धि होगी। तो हमको इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि यदि हम इसको 2 साल से रोके हुए थे तो अभी हम इसको थोड़ा सा और रोक सकते थे। लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कि राजनीति, चुनावी हलचल और इन सबके कारण ये फैसला इस तरह का करना पड़ा। तो ये रोक तो हटनी ही थी, लेकिन ये जो टाइम है ये थोड़ा सा अनुकूल मुझे नहीं लग पा रहा है। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे मेरे पार्टिसिपेंट हैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ। जी राकेश जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें भी सुन पाए। मेरा सवाल यही था कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत यहाँ पर सरकार देने वाली है। जो रोक लगी हुई थी वेतन वृद्धि पर अभी तक वो हटा दी गई है, लेकिन एक अतिरिक्त बोझ सरकार पर भी पड़ सकता है, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने तो कोरोना काल में बहुत सारा पेमेंट ही नहीं किया है जी। ये तो वो पेमेंट बकाया जो है वो आ रहा है जी। सरकार ने कोई वृद्धि नहीं की है। सरकार तो बकाया पटा रही है। जो बकाया पटा रही है तो वो तो उसकी देनदारी है ही पहले से, उसका कोई नया बोझ नहीं आया है। ये पहले से आपने नहीं दिया है किसी को, नॉन पेमेंट इशू जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो ये नॉन पेमेंट इशू जो है, ये पैसा आने से बाजार में महंगाई बढ़ेगी, ये मान लीजिए। जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारा खजाना खाली हो चुका है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि ये जो वेतन वृद्धि पर रोक लगी हुई थी उसको भी हटाना जरूरी था सरकारी कर्मचारियों की। दूसरी तरफ ये भी बात समझ में आती कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाया है अपने कर्मचारियों को, तो राज्य सरकारों पर भी एक दबाव बढ़ता है कि उन्हें भी अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि या डीए बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर भी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया गया है। आप असल में दृश्य को पूरा नहीं देख रही हैं। मैं आपको पूरा दृश्य बताता हूँ। देश के 8 राज्य ऐसे हैं यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्रियों का इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। जी। ये जो रकम होती है, ये रकम किसी कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन वृद्धि का 50% ही होता है। जी। मध्य प्रदेश में भी इस बात की तैयारी चल रही है कि सांसद, विधायक, मंत्री इनका जो है इनकम टैक्स सरकार भरे। तो पैसा जो है टैक्स पेयर देते हैं और हमारे पैसे का दुरुपयोग जो है वो लोग कर रहे हैं। जो जिनके इलेक्शन में शुरू होते समय जो फॉर्म भरते हैं उसमें वो लोग करोड़पति हैं, उनका टैक्स पटा रहे हैं। आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और कर्मचारियों के वेतन को बकाया कर रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये भारत के सारे राज्यों में चल रही है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपए से लोन जो है
ऐसी फर्जी कंपनियों को दे देते हैं, जी। इसका अल्टीमेट भुगतान जो है उन लोगों को करना पड़ता है जो छोटे वेतन होगी। बिल्कुल, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। रितु जी, आपने राकेश जी की बात सुनी? जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से उनका कहना है टैक्स स्पेयर की बात की जाती है, तो सांसद विधायकों का टैक्स जनता के पैसे से ही वसूला जा रहा है, सरकार उनका भर रही है, लेकिन पैसा तो जनता का ही है। जी जी जी, सही बात है ये। सर का कहना एकदम सही है। मतलब हमारे देश में जिस तरह के जो कानून और अचानक से कोई भी एक फरमान लागू किए जाते हैं, उनका कहीं कोई से सिर पैर नहीं होता है। इस तरह की जो ये बातें की जा रही है, मतलब ये सही है, 100% सही है कि ये जनता का पैसा ही है। हमने इन सांसद नेताओं को, ये सारे जो सदस्य हैं, इनको चुन के इसलिए भेजा है कि ये देश चलाएं, लेकिन ये देश में रहने वालों का पैसा से इनका इनकम टैक्स और ये सारी चीजें भरी जाएगी, तो ये अतिरिक्त भार है। सही बात है, ये अतिरिक्त भार है। मेरा सिर्फ ये कहना था शिक्षकों के मामले में कि ये उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए वेतन वृद्धि, लेकिन 2 साल से उन्होंने रोक के रखी थी। तो यही जो चुनावी जो समय चल रहा है, जो चुनाव इधर नए इधर के चल रहे हैं, निकायों के चुनाव भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इस टाइम पे ये वेतन वृद्धि करना एक तरीके से, मतलब आप उसको समझ रहे हैं कि वो जो एक समय है वो ठीक नहीं है। आप किसी को अपने पक्ष में भी इस तरह के फैसलों से कर सकते हो, तो ये उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सांसद और ये वाली जो इनकम टैक्स इनके भरने वाली जो बात है जनता के पैसों से, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये है कि जो सरकार आपके ऊपर फैसले लादे जा रही है, वो आप सिर्फ उनको निभाए जा रहे हो, उनको माने जा रहे हो। हमारे सवाल पूछने वाला और उस सवाल पूछने के अधिकार हम लोगों के पास शायद बचे नहीं है। बिल्कुल, निश्चित ही। और टैक्स की बात की जा रही है, राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया है कि मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा है। 31 रुपए 55 पैसे वेट यहां पर लगाया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने ये लोकसभा में बयान दिया है, क्या कहेंगे? लोकसभा में जो बयान पेट्रोलियम मंत्री ने दिया है जी, उस बयान के पहले मध्य प्रदेश में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी फाइल निकाल कर देखिए जी। इसी शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री है, इसने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स सबसे ज्यादा है, हम उस टैक्स को कम करेंगे। इस सालों में उन्होंने कोई टैक्स कम नहीं किया। तो इसी तरह डीजल पर भी कोई टैक्स कम नहीं किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, राजस्थान में सिर्फ एक ही पार्ट महंगा है जी। लेकिन देश के अंदर जहाँ पेट्रोल हम विदेश से खरीदते हैं उस पर की दरें पूरे देश में एक समान होना चाहिए, टैक्सेशन का स्लैब एक समान होना चाहिए। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को क्यों नहीं लाती है केंद्र सरकार? इसको लाना चाहिए, अब जनता को राहत मिलेगी। आज हम 50 रुपए के पेट्रोल पर 75 रुपए टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो अन्याय है। वो जो अपने वादे करके आए थे शिवराज सिंह, उनको उस वादे को निभाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें संगठन मंत्री सुहास भगत ने ये बात रखी थी जी, और उस बात को जो है शिवराज सिंह ने ओके किया था जी। और आज तक कोई काम नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बातें ही की जाती। राकेश जी से ये समझा जाए कि तो अभी ये बातें हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो बयान दे रहे हैं वो बातों के बजाय खुद पेट्रोलियम मंत्री से उनको ऑर्डर निकाल देना चाहिए था कि पूरे देश में दरें एक समान होंगी, वो खुद क्यों नहीं करते जी। लेकिन इस तरह की योजना की जब बात की गई वहां पर, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी ईंधन की कीमतें पूरे देश में समान करने की कोई योजना नहीं है। मतलब आने वाले समय में भी जनता को ही खामियाजा इस चीज का भुगतना पड़ेगा। तो ये तो आईवाश है ना, इसको क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी का आईवाश है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक अभी पार्लियामेंट में चल रही है। बिल्कुल, जीएम योगी के नाम पे जो संसद भवन में हाल बनाए उसमें बैठक हो रही है। तो उस बैठक में सांसद और विधायक जी चुन कर गए हैं, जिनको आपको हाथ में हमने वोट दिया है, उनको ये विषय उठाना चाहिए। वहाँ वो विषय नहीं उठाएंगे, वहाँ वो उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा कैसे बने, इस पर विचार करेंगे। निश्चित। रितु जी क्या कहेंगे आप?
जी, ये दूसरा मुद्दा जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी हमें यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर भी वही कि सवाल उठाना मना है। कोई भी इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, लगातार मतलब बिना कुछ पूर्व सूचना के आप हर दिन 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल पे बढ़ाते जा रहे हो। और मतलब हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है, हरदीप सिंह पुरी ने, कि नहीं, देश में एक समान कीमत नहीं होगी पेट्रोल की, तो क्यों एक राज्य उसका खामियाजा भरे, क्यों हम लोग ज्यादा पेट्रोल की कीमत चुकाएं। 31 रुपए 55 पैसे हम वेट दे रहे हैं पेट्रोल पे, जो कि मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है ये सब कुछ लगाने का। आप उसके लिए ये कह रहे हो कि ये जो हम सारी चीजें वसूल रहे हैं आपसे, राजस्थान में डीजल से, आपके यहाँ से पेट्रोल से, तो वो हम जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें खर्च करते हैं। तो ये जो देश की आम जनता है ये उसके सरोकार की चीज नहीं है, ये देश चलाने वालों पर निर्भर करता है कि आप किसी एक व्यक्ति से ज्यादा चीजें लेकर आप कहाँ लगा रहे हो, उसका हिसाब भी आप जब आपसे मांगा जाता है तो वहां देने के लिए भी आप तैयार नहीं होते हो। बिल्कुल। तो जब पूरा देश एक है, एक हमारा प्रधानमंत्री है, एक सरकार है, संसद एक है, सब चीजें एक है, तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग क्यों हैं? ये जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इसके लिए सवाल नहीं उठाते हैं, और साथ ही इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि आम जनता भी इसका कोई विरोध अभी तक नहीं कर रही। बिल्कुल निश्चित ही। खैर, पेट्रोलियम मंत्री ने ये माना है तो आगे देखना होगा कि जिस तरह से राकेश जी ने भी कहा कि शिवराज सिंह ने भी ये चीज मानी थी, सीएम ने, कि वेट ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसे कम किया जाएगा, लेकिन कम होता नजर नहीं आया। तो आगे देखना होगा क्या कुछ रुख ये मामला लेता है। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर, स्कूल से जो रिलेटेड है कि कल 26 तारीख से स्कूल खोल दिए गए। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगी। 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलने थे, लेकिन सिर्फ स्कूलों में 17% ही छात्र नजर आए। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पेरेंट्स का ये कहना है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑफलाइन बच्चों को स्कूल भेजकर हम किसी भी मुसीबत को क्यों मोल लें? देखिए, आप इस तथ्य को पूरी तरह से फिर से जांचिए जी। पूरे देश में स्कूल खोलने की बात तो आपने कर दी जी, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल। स्कूल में जो स्टाफ लगाया उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेगा? बिल्कुल। और 50% स्कूल खोलने की बात 50% संख्या के साथ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में 100% बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसको तो रोक रहे हैं। और आप जो स्कूल खुलवा रहे हैं या 17% बच्चे जा रहे हैं। अगर पिछले 2 दिन के आंकड़े देख लीजिए, मरीजों की संख्या में से वृद्धि हुई है, तो पहाड़ों की तरफ से तीसरी लहर कोरोना की दिखाई दे रही है। तो इनको जो है सारी चीज पर वो ध्यान दे नहीं रहे हैं। स्कूल जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिन टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिन स्कूल के स्टाफ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उस स्कूल के बच्चों को भेजकर हम क्या तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं? ये तो तीसरी लहर को आमंत्रण करना है। बिल्कुल। सबसे पहले सरकार को प्राथमिकता के साथ शिक्षक और शालेय कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि 12वीं क्लास जो खोली गई है उसमें हर आने वाले बच्चे का वैक्सीनेशन हो। बिल्कुल। रितु जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से सरकार ने पहले भी कहा था कि जब तक शिक्षकों का 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता हम स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन अचानक 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने ये आदेश जारी किया कि 26 तारीख से 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 26 तारीख से 31 तारीख तक इस दौरान सभी शिक्षकों को 100% वैक्सीनेट किया जाए। तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार को पहले पूरी तैयारी करनी थी, उसके बाद ही स्कूल खोलने का कोई आदेश देना था? जी बिल्कुल प्रिष्टा, ये वैसा ही है जैसे हमको मालूम था कि कोरोना आ रहा है। पहली लहर दूसरी लहर जब आई हमने कोई इंतजाम नहीं किए, है ना। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं थे, और अब हम तीसरी लहर का वेट कर रहे हैं। तीसरी लहर का इंतजार करते हुए हमने छोटे बच्चों को वहां जाने के लिए, भेजने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। हमारे पास टीचर्स के अभी पूरे वैक्सीन नहीं है। अब हम ये घोषणा जब कर रहे हैं, हम जब ये आदेश जारी कर रहे हैं कि टीचरों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो अभी मतलब हमको ये नहीं पता है। मतलब हमारे पास, सरकार के पास या शिक्षा विभाग के पास ये आंकड़े नहीं है कि सारी की सारे शिक्षकों का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है। तो कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को क्यों भेजेगा वहां पे संक्रमित होने के लिए। और आप 17% आप बात कर रहे हैं भोपाल की, इंदौर की तो खबर है कि 12वीं का पहला दिन था और वहां सिर्फ 5 से 10% ही उपस्थिति थी। तो ये सरकार का निर्णय गलत है, लेकिन पेरेंट्स का निर्णय ये बिल्कुल सही है कि
स्कूलों में बच्चों को ना भेजा जाए। बच्चों के लिए अभी हमारे पास क्या है, हम कैसे उसको सुरक्षित करें। हम सिर्फ जैसे हम हवा में तीर मार रहे थे कि कोरोना से हम लोगों को छुए नहीं, ये ना करें, सिर्फ उस तरह से हम बच्चों को अभी भी प्रोटेक्ट किए हुए हैं। लेकिन स्कूल में जाने के बाद कौन उनको देख पाएगा? तो जो ये कर रहे हैं, पेरेंट्स ने नहीं भेजा है यदि स्कूल, तो ये बिल्कुल सही निर्णय है और अभी बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए। निश्चित ही है कि जिस तरह से अभी साफ तस्वीरें हैं कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि शिक्षकों का 100% वैक्सीनेशन। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जी राकेश, जो आप लोगों से बात छूटती जा रही है जी। सरकार ने खुद ने माना है, केंद्र सरकार ने, कि वैक्सीनेशन में लेट डाली हुई है, इस कारण उन्होंने हर्षवर्धन को हटाया मंत्री पद से जी। तो जब केंद्र सरकार खुद ही स्वीकारोक्ति करती है तो राज्य सरकारों को चेतना चाहिए। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है उनको दांव पर नहीं लगाना चाहिए। निश्चित फौरन वैक्सीनेशन का प्रयास चलाना चाहिए अभियान। बिल्कुल, और सरकार ने ये भी कबूल किया है 2 या 3 दिन पहले कि दिसंबर तक हम पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन के उत्पादन की जब बात आई तो सरकार ने साफ किया कि 214 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था वो हम पूरा कर ही नहीं सकते। सीधा सरकार का कहना है कि कोई समय सीमा ही तय नहीं की जा सकती कि पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक हुआ। तो यहाँ पर भी सरकार कहीं ना कहीं पलटती नजर आई। देखिए, हमसे छोटे छोटे कोई देश हैं, इजराइल है, दूसरे देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो गया है जी, 100% हो गया है जी। जहाँ नहीं हुआ वहाँ तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारे पर्यटन केंद्र खोल दिए गए हैं, हमारे यहाँ सिनेमा खोल दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, बिल्कुल स्कूल खोलने की तैयारी है। तो क्या हम मौत को बुलाना चाहते हैं? ये सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। आपको इस डिबेट में हम लोगों के साथ किसी ऐसे सरकारी आदमी को बुलाना चाहिए जो जवाब दे यहाँ पर जी। निश्चित ही जीत का सीधा संबंध यही है कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। हम जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये अभी पूरा कर लेंगे, हम तभी पूरा कर लेंगे, लेकिन सरकार के पास उतने वैक्सीन है ही नहीं जो जिससे कि वो पूरा वैक्सीनेशन पूरा कर पाए। इसीलिए ये बार बार ये कहा जा रहा है। और ये जो एक बात है कि सारे मॉल खोल दिए, सिनेमा भी खोल दिए, तो ये सरकार कर सकती है। आप जब यदि वैक्सीन करवाने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं तो सारी जगह एंट्री पे आप क्यों नहीं देख सकते हैं? और जो लोग नहीं करवा रहे हैं, आप मत दो उनको एंट्री, तो ऑब्वियसली लोग करेंगे, लोग खुद ब खुद करेंगे। लेकिन यदि लोगों में जागरूकता भी है तो आपके पास वैक्सीन कहाँ है? आपके पास वैक्सीन ही नहीं है, आप कैसे लगाओगे? तो मतलब सरकार की तो ये हम बोलेंगे कि गलती तो है ही ना। और फिर उसके बावजूद आप बच्चों को स्कूल में बुला रहे हो, आप कैसे तय करोगे कि आप उनको सुरक्षित रख पाओगे? आप उनकी जिंदगी दांव पे कैसे लगा सकते हो? निश्चित ही यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से लापरवाही आम लोगों के जरिए भी बढ़ती जा रही है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि अनलॉक होने के बाद हिल स्टेशंस की तस्वीरें सामने आई। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सावन का महीना शुरू हुआ, कल महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम को जब सवारी निकली भोलेनाथ की, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, प्रशासन से बेकाबू हो गई पूरी तरह भीड़। ये भी एक डरावनी तस्वीर है कि एक तरफ हम केंद्र सरकार भी बार बार चेता रही है कि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लापरवाही यहाँ नहीं बरतनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बढ़िया जो बात है वो है पब्लिक अवेयरनेस जी। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क संचालनालय निकम्मे साबित हुए हैं। पब्लिक को जो है शिक्षण देने का काम, प्रचार प्रसार का काम इन विभागों के पास था जी। आप जो है गंगा जल की यात्रा रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा रोक सकते हैं, तो क्या महाकाल की सवारी के दौरान जो गंगा हुआ उसे नहीं रोक सकते थे? जी बिल्कुल रोक सकते थे, बिल्कुल, पर आपकी मंशा ही नहीं थी। तो हमको जो है सरकार को अपना एक स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखती है तो वो लोगों का स्वास्थ्य बचाना चाहती है, किसी लहर से लोगों को मुक्त रखना चाहती है, या सबको अस्पताल में भर्ती करना चाहती है, तय कर रहे। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मारामारी इसी कारण हुई थी। आज हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है, हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब संकट आता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, अस्पताल में बेड नहीं मिलते, और जो भ्रष्टाचार इलाज के नाम पे खुला हुआ है उसकी भी शुरू हो जाती है। तो इस सारी चीज के लिए पब्लिक का अवेयरनेस होना, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो उसमें भूमिका
भारत सरकार और केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों की होती है, उनमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपना निकल्लापन उन्हें कंपन छोड़ना चाहिए। रितु जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये यदि हम सिर्फ महाकाल की सवारी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये दोनों तरफ से ही एक ये होता है कि हमको खुद पे भी काबू रखना चाहिए। सही बात है कि सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम सब चीजें रोक सकते हैं, तो हमको ये भी लिमिटेड करके रखना था। हमें एक सीमा, हमें ये करके रखना था कि बैरिकेड कुछ लगे वहां से अंदर ही ना आते लोग। आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हो, आप दूर से भी सवारी के दर्शन कर सकते हो, लेकिन हमने यदि ये सब हटा लिए हैं प्रतिबंध कि अब सारे बाजार, सारी दुकानें, सारे मंदिर, धार्मिक सब खुल गए, तो हमने सवारी इस तरह से निकाली है कि पूरी भीड़ वहां तक जा सकती है। तो ये दोनों तरफ से है, लोगों को भी थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और सरकार को भी, यदि सब कुछ हम जब ये बोलते हैं कि सब कुछ प्रशासन के हाथ में है, तो उनको भी ये एक थोड़ी सी एहतियात भर रखनी चाहिए कि जब इस तरह का धार्मिक मामला होता है तो भीड़ अपना नियंत्रण खो देती है, अपना आपा खो देती है। तो हमको ये खुद मतलब सरकार को एक ये प्रतिबंध रखना चाहिए था कि सिर्फ इतने लोग ही आ सकते हैं या बैरिकेड्स के अंदर लोग ना आए। तो इन दोनों तरफ के जब तरीकों से हम देखेंगे तो ये हम जो कोरोना की और तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो उसे बचा जा सकता है, और एहतियात तो रखनी ही पड़ेगी, दोनों तरफ से रखनी। निश्चित एहतियात बरतने की अब भी जरूरत है। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर। अमीरों ने भी आयुष्मान कार्ड बनवाए। राकेश श्री, मैं आपके पास आना चाहूंगी। घर में 6 महंगी कारें, खुद का मकान, खेती की जमीन, फिर भी कागजों में गरीब बताकर आयुष्मान से इलाज करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। भारत में लोग किसी भी तरह की आइडेंटिटी बनाकर सरकार के लाभ और अन्य सुविधाएं लेना चाहते हैं। हाल ही में देख लीजिए, भोपाल में एक मीडिया हाउस के नाम पर जो है करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया निकला है, उसमें जो शेडो कंपनी चलती थी उसका। ठीक यही मानसिक स्थिति कार्ड बनाने वालों की है। और आधार कार्ड बनाए, गरीबी का कार्ड बनाए, अगर इनके सर्वे हो जाए तो बहुत सारे लोग बेनकाब हुए। बिल्कुल। जैसे अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मीडिया हाउस के छाते के लिए चल रही बहुत सारी कंपनियां उजागर की हैं। इसी तरह आधार कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं को लेने वालों की संख्या वास्तविक लोगों से ज्यादा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात ले लें, आज भोपाल की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग जो है गैस पीड़ित हैं। कैसे हो सकते हैं? ये जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है जी, जो समाज में निर्मित होना चाहिए था जी, वो माफ करिए 75 साल में भारत में निर्मित नहीं हो पाया। हमारे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, किसी और जाति के हो सकते हैं, और कोई भी भारतीय नहीं है जी। अगर भारतीय होगा, देश के प्रति सोचेगा, तो ऐसे सारे काम नहीं करेगा जी। रितु जी, ऐसे लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह की योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनके लिए वो योजना बनी है, जिनको असल में मदद की जरूरत है, उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता जी। ये तो मतलब पहुंचेगा कैसे? जब आपका जो पहला पॉइंट है जी वही गलत तरीके से होगा तो आप लाभ पहुंचाएंगे कैसे नीचे आखिरी पॉइंट तक? संभव नहीं है। इसके लिए देश की मानसिकता बदलना पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपना आइडेंटिटी समझना पड़ेगी कि हम बाकी कुछ बाद में है, सबसे पहले हम भारतीय हैं जी। रितु जी, हाँ देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये जो अनियमितताएं हैं जो हमारे तंत्र में, मतलब जिसका जो काम है वो काम करने के आप पैसे लेते हो, मतलब रिश्वत जिसको हम कहते हैं। तो ये जो मामले हैं ये इसी तरह से हैं। हमने वो बयान पढ़े भी हैं कि लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल के बाहर ही 1000 रुपए में 100 रुपए में ये कार्ड बने गए। तो ये तो एक तरफ है कि हम वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं और गलत लोगों के कार्ड बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये उन अमीर लोगों की मानसिकता, जो एक कुंड मानसिकता जिसको हम कहेंगे कि मतलब ये दरिद्र मानसिकता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप किसी का हक छीन रहे हो, और जिसको ये लाभ मिलना चाहिए। आप मतलब ऐसे तमाम मामले हैं, जब इस तरह की स्टोरी होगी तो आप
वो मामले भी देखेंगे कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से ये फ्री है, लेकिन उन लोगों को इसके पैसे दिए जा रहे हैं। पिछली बार हमने उन लोगों को इसके पैसे देने पड़ रहे हैं, और इसी तरह के कुछ मामले भी आए थे कि आधार कार्ड बनवाना उन लोगों को नहीं पता है। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको आयुष्मान कार्ड बनवाने हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये फ्री है, पूर्ण तरह निःशुल्क है, तो उनको इसके पैसे देने पड़ते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लोग 200 रुपए 400 रुपए ले रहे हैं उन लोगों से जिनको इस योजना के बारे में नहीं पता है। तो ये मतलब ये कुल मिला के ये सब तरफ होल है ना। ये तंत्र में भी खराबी है। हम मतलब ये जो आपने आज की आयुष्मान कार्ड की खबर पढ़ी, इसके साथ हमने और 2-3 खबर पढ़ी आज। मैं ये ऋतु जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। ये ऋतु जो कह रही इसी बात में जोड़ना चाहूंगा जी। ये जो आधार कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने, इनके लिए जो सिस्टम बनाया है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग या तो उनका समर्थन करते हैं या उसी गिरोह में शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन संस्थाओं को बंद करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है वो ही ऐसे कामों में लिप्त हैं, बिल्कुल। तो उनको उन पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को खुद पर अंकुश लगाना चाहिए। जब तक वो टिकट बेचना बंद नहीं करेंगी तब तक ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं रुकेगी। बिल्कुल जी ऋतु जी। ये इसी तरह से मतलब मेरा यही कहना है कि इस तरह से छोटा छोटा जो चीजें होती हैं वो बढ़ के एक बड़ा भ्रष्ट तंत्र हमारे समाज में फैल रहा है। और हर जगह जो आपका काम है, जो काम करने के आपको वैसे भी पैसे मिल रहे हैं और आप लोगों से पैसे लेते जा रहे हैं। आप पूरे अमीर हैं, आप सक्षम लोग हैं, आपको लोगों को मदद करनी चाहिए, लेकिन आप उससे आप वो गलत चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो समाज में ये एक बुराई है, मानसिकता है, खराब मानसिकता है, इसको बदलना जरूरी है। और वो लोग जो मतलब जो वाकई इस तरह के घोटालों में पकड़े जाते हैं, जिन्होंने ये काम करने की छूट दी और जिन्होंने इनका लाभ उठाया, उनको मतलब कड़ा दंड भी दिया जाना चाहिए। निश्चित है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है और सिस्टम में जो होल्स है उनको भी भरने की जरूरत है, सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है। आप दोनों ही मेहमानों का, ऋतु जी और राकेश जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखबारों की सुर्खियों में हमने उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, विश्लेषण किया और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।